नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की सारी शक्तियां किसी पार्टी के मुट्ठी में आ जाएं, तो फिर शक्ति परीक्षण का मतलब क्या है, मायने क्या है? आप यूं समझिए कि सीबीआई और ईडी ने विधायकों की गर्दन पकड़ ली, विधायकों को एक घर से तोड़ के दूसरे घर में लिया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गई और इधर सरकार गिर गई और दूसरी सरकार आ गई। लब बोलो, अब ऑपरेशन लोटस का यही है और यही इस देश में ताकत के नए मायने हैं जनतंत्र के आगे। अब इस ऑपरेशन लोटस का जो असर है, आज असर जो दिखा है, ये मैसेज है नीतीश कुमार के लिए, ये मैसेज है तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के लिए, ये मैसेज है आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी के लिए, ये मैसेज है, संदेश है झारखंड में हेमंत सोरेन के लिए कि तुम्हारी भी सरकार चंद दिनों की मेहमान हो सकती है और ताकत हमारे हाथ में जिस दिन चाहेंगे खेला कर देंगे। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ना जाकर जिस वक्त बीजेपी कैंप, या यूं कहें जिसका मुखौटा शिंदे ने पहन रखा था बीजेपी का, वो जब सुप्रीम कोर्ट गए तो ज़्यादातर जो पंडित थे, राजनीतिक पंडित थे महाराष्ट्र में, वो समझ गए थे कि अब क्या होने वाला है और आज जो कुछ हुआ उसका क्या असर होगा, सरकारें कैसे गिराई जाती हैं, बनाई जाती हैं। मुझे लगता है कि अशोक वानखेड़े से बेहतर, जी हाँ, एक निर्भीक आवाज़, एक निडर आवाज़, बेखौफ आवाज़ महाराष्ट्र की, सुनते हैं उनको, वो आज क्या कह रहे हैं। शायद अशोक वानखेड़े जैसी हिम्मत इस मुल्क में, इस देश में कोई दूसरा पत्रकार आज की तारीख में नहीं कर सकता है, इसलिए उनको सुनना बहुत जरूरी है। और हमारे साथ अब सीधे जुड़ चुके हैं अशोक वानखेड़े, परिचय के मोहताज नहीं और महाराष्ट्र के सुपर एक्सपर्ट। भाऊ, ये जो फैसला आया है, आपको क्या लगता है कि जब सारी ताकत एक मुट्ठी में हो तो पूरी कायनात उसी के साथ चलने लगती है, फिर चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, गवर्नर हो, गवर्नर जनरल हो, कोर्ट कचहरी, सब कुछ। क्या लग रहा है आपको? मैंने तो आपको उसी दिन कहा था कि जिस दिन ये एडमिट हो गया था रिट पिटीशन, जो हाईकोर्ट जाना चाहिए था, सर्वोच्च न्यायालय ने ले लिया उसको और कहा कि हम क्यों नहीं सुने, और संडे के दिन शाम को हो गया और तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने उसको दूसरे दिन लिस्टिंग पे कर ले लिया। तब मुझे याद आ गया गोवा का। गोवा में ऐसे ही मामला फंस गया था, और जब गोवा में ऐसा मामला फंस गया था तो कांग्रेस का एक पूरा ग्रुप ही चला गया था बीजेपी के साथ और उन्होंने कहा था हम असली कांग्रेस है। उसके बाद स्पीकर से उन्होंने मांगा, स्पीकर तय करे कि ये असली कांग्रेस है कि ये बागी है, तो इनके ऊपर एक्शन करे। उसके बाद स्पीकर निर्णय नहीं ले रहे थे, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास गए ये बताने के लिए कि स्पीकर निर्णय ले। वो रीट पिटीशन फाइल होने के बाद, कई मिन्नतें करने के बाद वो सुनवाई में आई। सुनवाई में आने के बाद 19 बार लिस्टिंग होके उस पर सुनवाई नहीं हुई। 20वीं बार जब लिस्टिंग होके सुनवाई हुई तो उसको 8 महीने की डेट दी गई। ऐसा ही टाइम चलता गया, सदन का समाप्त हो गया, बागी बागी रह गए और जो एंटी डिफेक्शन लॉ था उसकी धज्जियां उड़ गई। आज भी ऐसा ही हुआ। यदि स्पीकर का वो नोटिस गलत था, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, स्पीकर को वो लीगल स्टैंडिंग नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप अपने ही खिलाफ आई हुई फिरियाद आप खुद ही टाल देते हो क्या? ये पूछा, तब उन्होंने कहा कि साहब ये गलत आई थी, तो उन्होंने कहा ये हम तय करेंगे, 11 तारीख को हम बताएंगे आपको क्या सही क्या गलत। तो फिर आज वो डिप्टी स्पीकर कैसा उसको करना, मतलब डिप्टी स्पीकर नोटिस देने के लिए गलत है, डिप्टी स्पीकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए सही है, ये मुझे समझ में नहीं आता। भाऊ, ये जो डेफिनेशन है, एक बड़ी जो चौंकाने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट को अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं, जो लॉयर थे शिवसेना की तरफ से, वो खरी खरी सुना रहे थे। वो कह रहे थे कि साहब, डिप्टी स्पीकर जो है वो गलत हो सकता है, डिप्टी स्पीकर पे शक कर सकते हैं, लेकिन ये जो गवर्नर है जिसने सुबह 4 बजे शपथ करा दी थी अंधेरे में देवेंद्र फडणवीस को और वो सरकार गिर गई थी, लेकिन ये जो राज्यपाल है ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं राज्यपाल।
ये ये कोई तो पवित्र होली काऊ नहीं है, ये कोई महाराष्ट्र में एंजल नहीं है जी। महाराष्ट्र में तो गवर्नर का रोल ये रहा कि स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बार कहा था कि ये पत्र लिखने की जरूरत नहीं तो गवर्नर तो इतना इंटरफेरेंस करने लगे थे। लेकिन जो गवर्नर रात को राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है निकालने के लिए, प्रधानमंत्री देर रात को कैबिनेट के बगैर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का यूज करते हुए राष्ट्रपति शासन हटाते हैं, उसके बाद सुबह 5 बजे सिर्फ कागज के एक टुकड़े पे शपथ विधि होता है। ये बात अलग है कि वो 80 घंटे की सरकार टिकी। इतने एफिशिएंट हमारे गवर्नर है कि उनको शाम को कोई मिलने जाता है और दूसरे दिन वो सुबह लेटर निकाल देते हैं कि 24 घंटे के अंदर आपको मत प्रतिशत अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाना होगा। वो गवर्नर के पास 2 साल 2.5 साल से 12 विधान परिषद के सदस्यों की लिस्ट अप्रूवल के लिए है, उन्होंने नहीं। आज 2.5 साल होते आ रहा है। ये एफिशिएंसी है। तो क्या गवर्नर राजनीतिक नहीं है? तो क्या गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक नहीं हो रहा है? आज मैं ये नहीं चाहता था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का टल जाए। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि आज तक सर्वोच्च न्यायालय ने कभी भी सदन के मतदान पे या सदन के कार्यवाही के अंदर घुसकर कभी कार्यवाही पे कोई टिप्पणी नहीं की, ना रोक दी। यदि लोकतंत्र जिंदा रखना है तो सदन में कॉन्फिडेंस का वोट होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा उसका अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता वो करेगा जिसको आप पहले ही घोषित कर चुके हो कि 11 तारीख को उसकी तय होगी कि वो सही है या गलत है। तो फिर आज ही सके कल के उसके लिए उपाध्यक्ष कैसा सही होगा? लेकिन ऐसे भाऊ असंख्य है। एक चीज जो समझ नहीं आ रही कि एक तरफ यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई 11 दिन का समय दीजिए, डिप्टी स्पीकर जो है वो एक एफिडेविट दे, बताए कि भाई उसने क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया, किस आधार पे कर दिया। तो एक तरफ तो 11 जुलाई का समय दिया जा रहा है और दूसरी तरफ 48 घंटे में फ्लोर टेस्ट यानी सरकार भी गिराई जा रही है। 11 दिन तक का भी मैं जस्टिफाई करता हूँ, चलो आप उनको इतना कम समय मत दीजिए, 11 दिन का दीजिए। लेकिन पॉइंट क्या डिस्कस हुआ था? पॉइंट ये नहीं डिस्कस हुआ था कि कम समय मिला, ज्यादा समय चाहिए। पॉइंट ये डिस्कस हुआ था कि जो आदमी ये नोटिस हमको दे रहा है उसके स्वयं के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पड़ा हुआ है। फिर शेड्यूल 10 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार इस बात को परिभाषित किया और कोर्ट अनकोट उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप जो है जिस समय ये अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आया हो, तब सदन की जो स्थिति है वो यथावत रहेगी। इसका मतलब सदन में जो मेंबर्स है वही रहेंगे। उसी के अनुशंसा में इसको फिर से रिडिफाइन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने कहा था कि फिर वो किसी के डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि उसकी स्वयं की पोजीशन अभी क्लियर नहीं है। ये बात ऑलरेडी कह चुकी है। तो आज मैं ये कह रहा हूं कि जो हमने 11 तारीख तक टाइम दिया वो इसलिए दिया था कि जो अविश्वास का प्रस्ताव आया, डिप्टी स्पीकर ने कहा कि साहब वो कहीं फर्जी मेल से आया था, मुझे विश्वास नहीं था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप सारे आपके मेल और कागज हमको दे दीजिए 5 दिन के अंदर, हम इसको देखेंगे और 11 तारीख को बताएंगे कि आपके खिलाफ वो जो प्रस्ताव आया वो प्रस्ताव था या नहीं था या इंटेंशन था। ये तो अभी तय ही नहीं हुआ। यदि आज डिप्टी स्पीकर कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने को तैयार है तो फिर डिप्टी स्पीकर की वो जो 11 लोगों को दी हुई नोटिस भी लीगलाइज होनी चाहिए। ये आज मैंने पहली बार देखा कि एक ही व्यक्ति के 2 बात हो सकते हैं। दीपक यदि कोट पहनता है तो दीपक कहलाएगा, दीपक यदि कोट नहीं पहनता है तो रमेश कहलाएगा। ये नहीं होता। दीपक कोट पहने या कुर्ता पहने वो तो दीपक ही रहेगा। ये आज पहली बार आई एम शॉक्ड। भाऊ ये मैसेज क्या गया, ये देश को मैसेज क्या है? मैसेज ये गया है, मैसेज ये गया है झारखंड सरकार को कि कल वो इस्तीफा दे दे, नहीं तो उसका इस्तीफा हो जाएगा। मैसेज गया है ये नीतीश बाबू को, नीतीश बाबू को आप इस्तीफा दे दीजिए, आपको नहीं रहना है, ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो वैसा। मैसेज केसीआर को भी है तेलंगाना में। आज मैं दीपक यदि कल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगे तो मैं वो सजा भी भुगतने के लिए तैयार हूं यदि संविधान की रक्षा नहीं होती। यदि लॉ पॉइंट के नाम पे इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ होता है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ होता है। मैं मानता हूं कि अल्पमत में आई सरकार, लेकिन उस सरकार को पूरा फेस करने का अधिकार है और यदि फेस करने का अधिकार है तो फिर ये एंटी डिफेक्शन लॉ बंद कर दीजिएगा। ये मजाक हो गया है। कोई भी एंटी डिफेक्शन के लॉ में जैसे डिफेक्ट हो जाएगा पहले एक नोटिस दे देगा स्पीकर को, स्पीकर के हाथ पर बन जाएंगे, उसके बाद वो अपना नाच करेगा जैसा करना है कैसा, और उसके बाद जब सरकार बनेगी नया स्पीकर आएगा, जब उसके सामने ये जाएगा फिर गोवा जैसा 2, 2.5 साल 3 साल तक वो मामला पेंडिंग होगा।
क्या सरकार, क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं के ऊपर कोई नीति निर्धारण किया? सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि 12 घंटे में होना चाहिए, 16 घंटे में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी अयोग्य और योग्यता का घोषणा करने का जो काम है वो स्पीकर 8 दिन के अंदर करे, और यदि स्पीकर नहीं करता तो सर्वोच्च न्यायालय में आता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको 1-2 महीने के अंदर उसका क्लियरेंस करे। क्यों? पूरी पूरी सरकार निकल जाती है। जो अयोग्य थे वो योग्य, जो अयोग्य थे वो सरकार में मंत्री बन के 5 साल राज करके यदि निकल जाते हैं, तो फिर प्रजातंत्र और लोकतंत्र कहाँ रह गया? हम किस दुहाई बात करते हैं? किस न्यायपालिका की बात करते हैं? हम किस जुडिशरी की बात करते हैं? हम किस लेजिस्लेटिव की बात करते हैं? यहाँ तो सब कुछ पैसे का खेल है, या सब कुछ एजेंसियों का खेल है, या सब कुछ संस्थाओं का खेल है। यदि संस्था ही काम करने लगी तो फिर इस देश में चुनाव क्यों करवाना? चुनाव बंद हो जाने चाहिए। संस्था ही तय करेगी कौन कहाँ बैठेगा, कैसा बैठेगा। ईडी तय करेगी कौन जाएगा विधानसभा में और कौन नहीं जाएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। बंद कर दीजिए चुनाव। आज आज आपको ये आपको क्या लगता है कि सामने ये आई जो देश का जो लोकतंत्र है, देश की जो सर्वोच्च अदालत है, देश का राज्यपाल, देश की केंद्र ये सरकार, देश की ये सबसे बड़ी पार्टी, ये जो आपको जो सामने दिखा, क्या लगा आपको कि कोई मतलब नहीं है? कांग्रेस के समय गवर्नर्स का, राज्यपालों का बहुत ही मिसयूज हुआ। लेकिन जब दूसरी पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कांग्रेस के मिसरूल, कांग्रेस के संस्थाओं का गलत उपयोग करने पे यदि दूसरी पार्टी सत्ता में आती है, तो फिर वो कांग्रेस का ही उदाहरण देती है। अरे साहब, उनने किया तो तब नहीं बोला, आज हम करते तो बोलते। क्या हमारे गवर्नर के जो कार्यालय है, तो क्या गवर्नर हाउस क्या पॉलिटिकल पार्टी के अड्डे नहीं? आपको भाव लगता है कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में एक बड़ी ऐतिहासिक स्पीच दी थी और उनकी एक वोट से सरकार गिर गई थी, और उन्होंने एक शुचिता की राजनीति दिखाई देश को करके, आज क्या जो फैसला आया है बीजेपी के जो एक इमेज है उसको एक बड़ा डेंट लग सकता है इससे आगे चलकर, कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी एक कांग्रेस का वर्जन है, ये वो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है कि अगर जिसके पास ताकत है तो उसका दुरुपयोग हो रहा है? इंदिरा गांधी का सुपरफाइन वर्जन है, बहुत ज्यादा इसमें एड्यू वैल्यू एडिशन होके नया आया है। ये सर्फ अल्ट्रा नहीं, सर्फ अल्ट्रा, सुपर अल्ट्रा ए प्लस है। ये नया वर्जन है, और आने वाले समय में ऐसा ही होगा। आने वाले समय में इस विपक्ष को चुनाव लड़ने से मना करना होगा, क्योंकि चलिए, अभी अब तो ये हम सरकार बनाते। भाव अगर ये अब मान लिया कि अब उद्धव इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद फडणवीस फिर से शपथ लेंगे, आपको क्या लगता है ये जो 25, 30 या 40 विधायक हैं, ये धीरे धीरे शिवसेना को खत्म करने की, ना रीजनल पार्टी को खत्म करने की ना, पहल है ये? रीजनल पार्टी को खत्म करने की पहल है, लेकिन रीजनल पार्टियां ऐसी खत्म नहीं होती। ऐसी पहल बंगाल में भी हुई, जब 31-32 एमएलए वहां से उठाए गए, लेकिन हुआ क्या उनका हश्र। अब चुनाव आने दीजिए। महाराष्ट्र का कल्चर है, महाराष्ट्र के तासीर है। जब शरद पवार ने आज से सालों पहले 60 के दशक में विद्रोह करके जुगाड़ तोगाड़ करके सरकार बनाई थी, शरद पवार का खुद का वर्जन है, उसमें से कुछ एमएलए तो जीवन भर मुझे विधानसभा में दिखे नहीं। नारायण राणे चले गए, उनके साथ जितने लोग गए 2-3 जीत पाए। छगन भुजबल के साथ गए, उनका हश्र क्या हुआ? महाराष्ट्र की जनता जानती है इसका हश्र क्या करना। लेकिन मैं कई बार, मेरी सिंपैथी भी है वो जाने वालों के पास। क्या करेंगे दीपक जी? या तो जेल में रहेंगे या मंत्री के बंगले में रहेंगे, आप में से 2 में से एक चूज करना है। तो लोगों ने मंत्री के बंगले में रहना तय कर लिया, चाहे किसी के भी मंत्रिमंडल में बैठो। ये वर्तमान में हो रहा है। जिन लोगों के आपको खिलाफ भाव क्या लगता है कि इस पूरे ये जो स्टेज मैनेज था, क्या शिंदे खुद फैसला ले रहे थे या शिंदे सिर्फ एक मोहरा थे, कठपुतली थे, और ईडी के शिंदे नाम पर उनकी गर्दन पकड़ रखी थी किसी तरह से महाशक्ति ने? शिंदे बीजेपी के लिए सत्ता में आने का पासवर्ड। ये पासवर्ड कुछ दिनों के बाद बदला जाता है, क्योंकि आपको लगातार मैसेज आते हैं कि पासवर्ड बदल लीजिएगा, ये पासवर्ड कोई और भी यूज कर सकता है। ये पासवर्ड था, और ये पासवर्ड बदला भी जाएगा। आने वाले समय में बीजेपी में जो लोग गए, उनका हश्र यदि मैं देखूं, महाराष्ट्र में बीजेपी में जाने वालों की संख्या इतनी बड़ी है। अब अपने पास समय नहीं है, लेकिन जब ये सरकार नहीं बनेगी उस दिन मैं आपको लिस्ट बताऊंगा कि एक चीज महाराष्ट्र और में। मैं एक सवाल और आपसे करना चाहता हूँ। अब क्योंकि सरकार बन ही गई है ऑलमोस्ट, मान लीजिए इसको, इतनी जब महाशक्ति अपना असर दिखाती है, ये जो बागी विधायक गए हैं थोक के भाव, इनका भविष्य क्या है? एक नाथ शिंदे का भविष्य, एक नाथ शिंदे के जो साथी हैं जो अब तक 5 स्टार होटल में मौज कर रहे थे, ली मेरिडियन में, ताज में, रेडिसन ब्लू में, इनका अब भविष्य क्या है? मराठा सेंटिमेंट्स क्या सोचेगा इनके बारे में?
इनका भविष्य कुछ नहीं है, राजनीतिक भविष्य मुझे ज्यादा बड़ा दिखाई नहीं देता। एकनाथ शिंदे जैसे 2-4 लोग हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बना के रखे हैं, वो चुनाव जीत के आते हैं। वो हर पॉलिटिकल पार्टी में 2-4 लोग होते हैं, लेकिन इनके पास एक ही इनका भविष्य है कि जो अभी तक अथाह पैसा इन्होंने कमाया, उसको ये आराम से खा पाएंगे। जब तक बीजेपी केंद्र सरकार में है, तब तक ईडी, इनकम टैक्स और बाकी चीजों से इनको मुक्ति मिलेगी। एक सुरक्षा कवच इन्होंने लिया है, एक नई पॉलिसी ली है बीजेपी की, जिसके तहत आपको ये इंश्योरेंस है, ईडी, इनकम टैक्स और बाकी चीजें। मैं तो अभी देखना चाहता हूँ एक नाथ शिंदे को पीए को जो नोटिस मिला उसका असर क्या होगा। मैं देखना चाहता हूँ प्रताप सरनाइक को जो प्रॉपर्टी जब्त की उसका असर क्या होगा, या फिर वही होगा जो बीजेपी कांग्रेस से छोड़ के जब बीजेपी में वो पटेल नेता, युवा नेता चला गया, तो एक ही रातों रात उसके खिलाफ जितने केसेस थे सारे विड्रॉ हो गए और वो पाक साफ साबित हुआ। अब जब इतने ओपनली चीजें हो रही है, तो अब इस पे बोलने की भी जरूरत है। आंखें मूंद के तो नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं सब लोगों ने यदि तय कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ानी है, कम से कम हम तो नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब आंबेडकर की अध्यक्षता में बना और ये जनता ने जनता को समर्पित किया है। ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है दीपक जी, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान हमारा है, हमने अपने आप को समर्पित किया है। यदि कोई दूसरे लोग इसका धज्जिया उड़ाते तो हमें खड़ा होना पड़ेगा रक्षण के लिए। इसीलिए मैं आज बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ इसमें कई जगह कई लोग नाराज होंगे, लेकिन ये बोलना पड़ेगा। मेरा आज भी मैं कहता हूँ, यदि सर्वोच्च न्यायालय ये कहता कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 2-4 दिन बाद, तो भी मुझे लगता कि बुरा नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए। लेकिन कोई प्रोटेम स्पीकर होता, कोई तीसरी पार्टी होती, यदि उसी डिप्टी स्पीकर को जिसको आपने दागी कहा 3 दिन पहले, यदि आज वो बिंदागी हो गया है, तो फिर इसके मायने क्या है। जी, एक बड़ा सवाल आपने खड़ा कर दिया है। भाऊ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे अशोक वानखेड़े, महाराष्ट्र की आप कह सकते हैं कि सबसे निडर बेखौफ आवाज। और इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो अंबेडकर साहब का जो कद था, और अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा, और अंबेडकर साहब को जिस तरह से पूजा जाता है इस देश में, आज उनका कद कुछ कम लग रहा है। ये अफसोस की बात है। और जिस तरह से शक्ति अगर हाथ में होती है, जिस तरह से ताकत हाथ में होती है, सारी संस्थाएं हाथ में होती हैं, सीबीआई, ईडी, या आप कह सकते हैं कॉरपोरेट, या फिर मीडिया, जिस तरह से उन सबका उपयोग, दुरुपयोग हुआ है सरकार गिराने और बनाने में, मुझे लगता है कि आने वाली राजनीति में इसका असर रहेगा। और आज बहुत से लोग भाजपा के जो हैं, जो अटल और अडवाणी और वाजपेयी की उस शुचिता को याद करते हैं। वो जो उनकी पार्लियामेंट में जो स्पीच थी कि मैं भ्रष्टाचार के आगे कभी भी झुकूंगा नहीं, चाहे मेरी सरकार 10 बार चली जाए। आज वो जो स्पीच है, कहीं ना कहीं उसकी आत्मा कहीं ना कहीं मरती हुई दिख रही है। वाजपेयी जी भी सोच रहे होंगे, ऊपर से देख रहे होंगे, और अडवाणी जी आप जानते हैं वो घर से बाहर निकलते नहीं। बहरहाल जो भी है, देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन खेला जो है, जो ऑपरेशन लोटस का खेला था, वो एक तरह से उसकी आज इतिश्री हो गई। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।